नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कुछ खास विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए नज़र डालते हैं आज हम किन विषयों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग द्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग द्वीप किस प्रकार हमारी मदद करेंगे गगनयान मिशन में। तो गगनयान मिशन के बारे में जानेंगे और ऑस्ट्रेलिया की मदद हमें क्यों चाहिए इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्पर तकनीक जिसका अब इस्तेमाल किया गया है कैलिफोर्निया में ताकि हम मच्छरों के विकास को बाधित कर सकें। तो क्रिस्पर तकनीक क्या है और मच्छरों का विकास बाधित किस तरह करेगी, इस बारे में बात करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं जहां हम बात करेंगे सलाइन गार्गल RT-PCR तकनीक की। तो ये तकनीक क्या है और अब यह खबरों में क्यों रही, इस बारे में बात करेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे रेक्स मार्क 2 की। तो रेक्स मार्क 2 कैसा रोबोट है, किसने विकसित किया है और ये किस प्रकार मदद करेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। अगली खबर में हम बात करते हैं हमारे शोधकर्ताओं ने पारदर्शी चीनी मिट्टी के कुछ चीज़ें विकसित की हैं जिससे हम एक ऐसी पारदर्शिता लाने में सफल हुए हैं जो पहले नहीं किया गया। तो पारदर्शी चीनी मिट्टी क्या है और ये किस प्रकार हमारी मदद करेगी, इस बारे में बात करेंगे। अंत में हम बात करेंगे C&D कचरे यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन कचरे से किस प्रकार ईंटों का निर्माण किया गया और यह तकनीक किस प्रकार हमारी मदद करेगी, इस खबर को विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी पहली खबर का रुख करते हैं जहां बात कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग आइलैंड की। ऑस्ट्रेलिया अब हमारी मदद करेगा हमारे गगनयान मिशन में। तो गगनयान मिशन जैसा कि आप सब जानते हैं, इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2018 को और शुरुआती तौर पर लक्ष्य यही रखा गया कि 15 अगस्त 2022 तक यानी कि हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ से पहले इसका प्रक्षेपण किया जाएगा, इस गगनयान मिशन का। परंतु कुछ खास परिस्थितियों के चलते जैसे कि कोरोना, इसमें कुछ देरी है और अब 2023 तक गगनयान मिशन प्रक्षेपण किया जाएगा। अब इस मिशन में पहले जैसे हम जानते हैं कि 4 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को पहले ही हम इस कार्यक्रम के तहत रशिया में यानी कि रूस में हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो रशिया से ट्रेनिंग लेकर ये 4 वैज्ञानिक इस मिशन का हिस्सा बनेंगे और इस मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा GSLV Mark 3 की। हम चाहते यह हैं कि गगनयान मिशन द्वारा हमारे भारत का भी एक स्थान बने और खास हमारा उद्देश्य यही है कि हम बाकी 3 देशों के बाद चौथा देश बन जाएं जो कि मानव को ठीक प्रकार से एक प्रक्षेपण यान के द्वारा पृथ्वी के बाहर कक्षा में ले जा सके और फिर उनकी सफलतापूर्वक वापसी भी करवा सके। तो यह था हमारे गगनयान मिशन के बारे में। अब गगनयान मिशन से संबंधित कुछ और बातों पर भी ध्यान डाल लेते हैं। गगनयान मिशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये हमारे देश के लिए बहुत सारे, हमारे यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे रोजगार उपलब्ध कराएगा। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी मिशन हो, कोई भी तकनीकी सेवा हो, उसके लिए हमें लोगों की आवश्यकता है। तो यह मिशन रोजगार उपलब्ध कराएगा। कम से कम 15,000 नए अवसर जो है प्रदान किए जाएंगे रोजगार के। इसके अलावा यह मिशन अनुसंधान और विकास के लिए तो हमें बढ़ावा देगा ही देगा। साथ ही साथ यह एक प्रेरणा स्रोत भी बनेगा ताकि हमारी नई पीढ़ी भी अपना योगदान दे पाए और खासकर जब हम बात करते हैं भविष्य की गतिविधियों में भी हमारी नई पीढ़ी अपना योगदान दे पाए, तो उसके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा यह खास मिशन। साथ ही हमारे भारत के लिए एक प्रतिष्ठा की बात होगी। हमारी भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएंगे जब भारत हमारा बन पाएगा एक चौथा देश जो कि मानव को बाहर स्पेस में ले जाने और उन्हें वापस धरती पर फिर से लाने में सफल होगा। तो गगनयान मिशन की ये खास बातें हम ध्यान में रखेंगे। अब मैं आती हूँ अपनी खबर पर जहां हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग द्वीप के बारे में। दरअसल ये 27 द्वीपों का समूह है और हम चाहते ये हैं कि जब कोई उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंच जाता है तो वहां से वह हमें ग्राउंड स्टेशन पर जानकारी पारित करता है। परंतु कई बार ब्लाइंड स्पॉट होने से यह जानकारी ठीक तरह से ग्राउंड स्टेशन पर नहीं पहुंच पाती। तब काम करती है रिले उपग्रह।
यानी कि ग्राउंड रिले सैटेलाइट्स इसमें हमारी मदद करते हैं। और अब कोकोस कीलिंग द्वीप ऑस्ट्रेलिया का द्वीप, जहां पर ये रिले उपग्रह अपनी इंफॉर्मेशन भेजेंगे ग्राउंड स्टेशन पर, ताकि हम ब्लाइंड स्पॉट्स वाली समस्या का समाधान कर सकें। तो ध्यान आप यही रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग द्वीप मदद करेंगे, हमें ब्लाइंड स्पॉट का समाधान देंगे, जहां हमारा उपग्रह ग्राउंड स्टेशन तक सही तरह से जानकारी को पारित कर सके। उल्लेखनीय बात यह भी है कि इससे पहले भारत मदद ले चुका है रूस की और फ्रांस की। फ्रांस जो कि हमें खास उपकरण मुहैया कराएगा और कुछ खास जानकारी भी देगा इस गगनयान मिशन के लिए, और रूस जैसे मैंने कहा वो पहले से हमारे इस मिशन में साथ है हमारे। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां हम बात करेंगे मच्छरों के विकास को नियंत्रित करने के लिए क्रिस्पर तकनीक। क्रिस्पर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं द्वारा, जहां वो एडीज इजिप्टी मच्छर के विकास को रोक रहे हैं क्रिस्पर तकनीक से। और ये नई तकनीक जो सामने आई है वो है सटीक निर्देशित बांझ कीट टेक्निक, जिसे हम प्रिसाइज गाइडेड स्टरलाइजेशन इंसेक्ट टेक्निक यानी कि PGSIT भी कहते हैं। दरअसल ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, यानी कि हम मच्छरों के विकास को रोक रहे हैं जैविक तौर पर। अब बात करते हैं क्रिस्पर तकनीक की। क्रिस्पर प्रौद्योगिकी क्या है? क्रिस्पर प्रौद्योगिकी दरअसल बैक्टीरिया से आई है, जहां पर वह इसका इस्तेमाल करते हैं वायरस से लड़ने में। अब क्रिस्पर प्रौद्योगिकी एक जीन संपादन प्रौद्योगिकी है जो कि अनुवांशिक अभिव्यक्ति में फेरबदल या एक जीन में बदलाव का उद्देश्य रखती है। क्रिस्पर तकनीक की मदद से यदि हम यह पता कर पाए कि किसी भी जीनोम का खास जीन किस बीमारी से या किसी चीज़ से संबंधित है, तो हम उस जीन में फेरबदल करके उस बीमारी को हटा सकते हैं। और इसी प्रकार क्रिस्पर हमारी मदद करती है बहुत सारी बीमारियों के इलाज में। अब क्रिस्पर तकनीक को अगर समझना चाहें तो हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि क्रिस्पर तकनीक काम कैसे करती है। तो ये एक कट पेस्ट तकनीक है। कट पेस्ट तकनीक इसलिए कहा क्योंकि सही जगह पर सही अनुवांशिक जीन्स में हम कट लगाएंगे, और वह कट लगाएंगे हम Cas9 प्रोटीन की मदद से, जो कि एक कैंची के रूप में काम करता है और एक खास गाइडेड RNA को लेकर जाएगा DNA के उस भाग में, अनुवांशिक उस भाग में जहां हम फेरबदल चाहते हैं, जहां हम संशोधन चाहते हैं। कट लगाने के बाद इस DNA को अलग कर दिया जाएगा, और यहाँ पर जैसा कि DNA प्राकृतिक तौर से अपने आप को हील करेगा, ज्वाइन करेगा, पर यहाँ पर वैज्ञानिक खास इच्छित जीन्स को डाल सकते हैं, प्रोग्राम DNA को इस DNA के अंदर डालकर उस खास बीमारी या उस खास जीन से हम बचाव कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे, क्रिस्पर तकनीक एक कट पेस्ट तकनीक है। अनुवांशिक कोड को बदलने की ज़रूरत जहां होती है, वहां संपादित DNA में Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कैंची की तरह काम करता है। अब जैसे ही कैंची ने वह टुकड़ा काट दिया, वैज्ञानिक उसी टुकड़े पर, उसी खास जगह पर अपना वांछित अनुक्रम आपूर्ति उस टुकड़े में जोड़ देते हैं, यानी कि खास प्रोग्राम्ड DNA उस कट में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस अनुवांशिक जीन को जिसकी वजह से कोई बीमारी है या कोई तकलीफ है उसे हटा दिया जाता है। यह है क्रिस्पर तकनीक। अब क्रिस्पर तकनीक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी बीमारियों के लिए, सिर्फ बीमारियों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, पर साथ ही एक चिंता का विषय भी है, और ख़ासकर तब जब हम इसका इस्तेमाल मनुष्यों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि आज भी कुछ अध्ययनों द्वारा ये पता चला है कि क्रिस्पर तकनीक द्वारा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम जीन्स के साथ कुछ फेरबदल करते हैं तो यह कैंसर ट्रिगर के रूप में काम करता है। साथ ही साथ नैतिक समस्या तो है ही है, हम नैतिक चिंता की बात भी करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं डिज़ाइनर बेबीज़ की, यानी कि मानव भ्रूण में अगर फेरबदल किया जाए तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है।
साथ ही साथ कुछ खास कोशिकाएं या जीनोम ऐसे भी हैं जिनमें म्यूटेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वैज्ञानिकों को अभी भी ये काम करना बाकी है कि किन जीन्स के साथ हम फेरबदल कर सकते हैं और वो कौन से जीनोम हैं, कौन से जीन हैं जिनके लिए हम क्रिस्पर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस आएंगे अपनी खबर पर जहां हमने शुरू किया था। हमने बात की थी मच्छरों को, एडीज इजिप्टाई मच्छर के बारे में। तो यह खास मच्छर जो कि कैसी बीमारियां फैलाता है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, तो यह इन बीमारियों को फैलाने का यानी कि प्रसार करने के लिए जिम्मेदार है। और इसी मच्छर की रोकथाम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिस्पर तकनीक का। और ये नई तकनीक यानी कि PGSIT क्रिस्पर पर आधारित है। अब वो कैसे? हम यहाँ पर नर मच्छर की अगर बात करें तो उसके जीनोम में हम पता लगाते हैं उन जीन्स का जो कि उसे नपुंसक बना देंगे। ऐसे जीन्स को के साथ फेरबदल किया जाएगा और साथ ही साथ फीमेल एडीज इजिप्टाई मस्कीटो के अंदर यानी इस मच्छर के अंदर हम संशोधन करेंगे ताकि उसकी उड़ान बाधित हो। तो अगर हम नर मच्छर की बात करें तो यहाँ पर हम उसे नपुंसक बनाना चाहते हैं इस क्रिस्पर तकनीक की मदद से, और साथ ही साथ फीमेल एडीज इजिप्टाई मच्छर की बात करें तो उसकी हम उड़ान को बाधित करते हैं। और ऐसे में जो अंडे बनेंगे उन अंडों का इस्तेमाल किया जाएगा उन जगहों पर जहां पर ये बीमारी फैलने, ऐसी बीमारियों के फैलने का ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर इन अंडों को वहां लाया जाएगा तो वहां पर मच्छरों की पैदावार में भारी कटौती की जा सकती है। तो PGSIT किस पर आधारित है? क्रिस्पर पर आधारित है। और पुरुष प्रजनन यानी कि नर मच्छर की प्रजनन क्षमता को कम करना है, साथ ही साथ मादा एडीज इजिप्टाई की उड़ान को भी हम बाधित करेंगे इस क्रिस्पर तकनीक के इस्तेमाल से। और इससे हम क्या कर पाएंगे? इससे हम एडीज इजिप्टाई मस्कीटो की पॉपुलेशन यानी कि उनकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, उनकी वृद्धि को रोक पाएंगे और साथ ही साथ इन बीमारियों से बचाव हो पाएगा। तो PGSIT क्या है, क्रिस्पर तकनीक क्या है, इसे जानने के बाद हम आगे चलते हैं और बात करेंगे सलाइन गार्गल RT-PCR तकनीक की। यह तकनीक बनाई गई नीरी द्वारा, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और अब इसने अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर दी है व्यवसायीकरण के लिए लघु उद्योगों को। तो MSME को ट्रांसफ़र कर दी है ये नॉलेज ताकि अब इस तकनीक का व्यवसायीकरण कर दिया जाए, क्योंकि यह तकनीक सलाइन गार्गल RT-PCR तकनीक बहुत ही सरल है, तेज़ है और लागत प्रभावी है, इकोनॉमिकल है। तो इसके उपयोग से हम तत्काल परिणाम भी ले सकते हैं। अब ये तकनीक क्या है इसे भी समझ लेते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है सलाइन गार्गल यानी कि खारे पानी से गार्गल करना, कुरली करना। तो एक कलेक्शन ट्यूब के अंदर सलाइन सोल्यूशन से जिस व्यक्ति का हम टेस्ट करना चाहते हैं उसे कुल्ला करने को कहा जाता है। अब इस ट्यूब में पाए गए सैंपल को ले जाया जाता है प्रयोगशाला में और इसे कमरे के तापमान पर लगभग 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस तापमान में वृद्धि की जाती है और साथ ही साथ बन जाता है RNA टेम्पलेट। इस RNA टेम्पलेट को भेजा जाता है RT-PCR तकनीक के लिए, जिसमें हम इसकी बहुत सारी कॉपीज बना पाएंगे और फिर जान पाएंगे कि क्या व्यक्ति में कोरोना है या नहीं है। या RT-PCR तकनीक जिस भी बीमारी के लिए का इस्तेमाल किया जाए तो उस तकनीक से, इस RT-PCR से पता लगाया जा सकता है कि क्या इस व्यक्ति में ये बीमारी है या नहीं है। तो सलाइन गार्गल टेक्निक जिसे बनाया गया नीरी द्वारा और अब इसके व्यवसायीकरण के लिए इस पूरी जानकारी को दे दिया गया है MSMEs को, ताकि अब इस तकनीक को हम आम जनता तक ला सकें। और इस तकनीक में जैसा मैंने बात की, खारे पानी से गार्गल्स करके, कुल्ला करके, RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं बीमारी के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे अपनी अगली खबर में हम बात करेंगे रेक्स मार्क 2 की। तो हाल ही में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अनावरण किया है अपने नए रिमोट नियंत्रित सशस्त्र रोबोट जिसका नाम है रेक्स मार्क 2।
तो रेक्स मार्क 2 आप ध्यान रखेंगे कि क्या है, ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया नया रिमोट नियंत्रित सशस्त्र रोबोट है। तो रेक्स मार्क 2 क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब खास बात करेंगे रेक्स मार्क 2 के बारे में कि किस प्रकार से ये मदद करेगा, क्योंकि ये एक रोबोट है तो इसे हम संचालित कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट द्वारा, और यह मदद करेगा युद्ध क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए, घुसपैठियों पर नज़र रखने के लिए और उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए। और उनके ठिकानों का सटीक पता लगाने के लिए इसमें उपलब्ध कराए गए हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और रडार। साथ ही साथ ये मदद करेगा हमारी ज़मीनी सेनाओं का, जहां पर उन्हें गोला बारूद की आपूर्ति कर सके और महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री दे सके, खाना पहुंचा सके। इस प्रकार सैनिकों का, जो कि इन्फेंट्री हमारी काम कर रही है, सैनिक जो कि सैनिक बल काम कर रहे हैं, उसकी मदद करेगा। और रेक्स मार्क 2 ना केवल सिर्फ टेबलेट के माध्यम से, बल्कि हम इसे मैनुअली भी हैंडल कर सकते हैं, और इस मैनुअल हैंडलिंग के दौरान हम निगरानी रख सकते हैं दुश्मन के ऊपर। ध्यान रखिएगा, इसका अनावरण किया गया है रक्षा और सुरक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार शो, जो कि लंदन में हुआ। अब ये मानव रहित ड्रोन प्रौद्योगिकी दुनिया के लिए सबसे नवीनतम प्रणाली है, बट साथ ही साथ ये चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि आलोचक ये मानते हैं कि कहीं जीवन या मृत्यु का जैसा जटिल निर्णय करने का भी अधिकार रोबोट्स के हाथ में आ जाएगा, तो ये बहुत कठिन परिस्थिति हो जाएगी। तो IAI द्वारा बनाए गए रेक्स मार्क 2 के बारे में ध्यान रखेंगे, जो एक रोबोट है जो मदद करेगा सैन्य शक्तियों की, उन्हें विभिन्न सामग्री उपलब्ध कराएगा, दुश्मन के ऊपर नज़र रखेगा। ठीक जी। इसके अलावा IAI द्वारा विकसित कुछ और मानव रहित प्लेटफॉर्म है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है जैगुआर। जैगुआर खुफिया जानकारी इकट्ठी करता है और सटीक हमलों को भी अंजाम देता है। फिर है रोबाक, जो कि भूमिगत विस्फोटक पदार्थों को उजागर करता है और उन्हें नष्ट करता है। रोबोटेल, रोबोडोजर, जो कि एक बुलडोजर है, जो कि जटिल क्षेत्रों में सैन्य इंजीनियरिंग काम में मदद करेगा। तो इनके नाम आप ध्यान रखेंगे, जैगुआर, रोबाक, रोबोटेल और रोबडोजर। तो चलिए आगे चलते हैं और अपनी अगली खबर के बारे में बात करते हैं, जो है पारदर्शी चीनी मिट्टी यानी कि ट्रांसपेरेंट सिरामिक्स के बारे में। शोधकर्ताओं ने पारदर्शी चीनी मिट्टी की चीज़ों का विकास किया है और पहली बार हम सैद्धांतिक तौर पर पारदर्शिता को हासिल करने में सफल हुए हैं, यानी कि हम थ्योरेटिकल जैसी ट्रांसपेरेंसी चाहते थे उसे हासिल करने में हमने सफलता प्राप्त की है। अब ये पारदर्शी सिरेमिक बनाए जाते हैं कोलॉइडल प्रोसेसिंग द्वारा, और इसके लिए विभिन्न उपयोगों और विभिन्न सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम पाउडर लेते हैं, फिर उन पर अलग अलग प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। उन प्रणालियों में से कुछ प्रमुख हैं जिसकी हम बात करेंगे, केमिकल वेपर डेपोजिशन और हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग। तो इनके सिर्फ नाम याद रखेंगे। आप खास बात जो ध्यान रखेंगे वो है कि यह पारदर्शक सिरामिक ना केवल दृश्यमान प्रकाश यानी कि सिर्फ विजिबल लाइट में ही नहीं, अर्थात उसके अलावा यूवी, इंफ्रारेड और रेडियो फ्रिक्वेंसी में भी काम करने में सक्षम होंगे, यानी कि इनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अधिक लेवल की रहेगी इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंजेस में। ठीक जी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो नीरी द्वारा बनाया गया है उस खास ट्रांसपेरेंट सिरेमिक का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम स्पाइनल सिरेमिक। ठीक जी। ARCI द्वारा बनाया गया, ARC हैदराबाद द्वारा, तो यहाँ पर नीरी नहीं ध्यान रखेंगे आप, नीरी नहीं, ARCI हैदराबाद द्वारा बनाया गया मैग्नीशियम एल्यूमिनियम स्पाइनल सिरेमिक। जैसा मैंने कहा कि स्पाइनल वर्तमान रूप में ट्रांसमिशन के ऑप्टिकल गुणों के आधार पर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कम से कम 75% ट्रांसपेरेंसी दिखाता है दृश्यमान यानी कि विजिबल लाइट में, और इंफ्रारेड लाइट में इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है 80% तक।
और ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम स्पाइनल ना केवल ट्रांसपेरेंट है बल्कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से मेरा मतलब है कि यह बहुत ही ताकतवर है और ये सह सकता है 2000 मेगापिक्सल्स की ताकत से ज़्यादा और 13 गीगाकल से ज़्यादा कठोर है। तो इतना कठोर भी है और ट्रांसपेरेंट भी है, यानी कि ये दोनों चीज़ों का जो समन्वय है, जो मिलाप है, ये इस्तेमाल किया जाएगा हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में। और वो कैसे? जहाँ पर हम व्यक्तिगत सुरक्षा प्रणालियों की बात करते हैं तो यह ट्रांसपेरेंट मटेरियल किस उपयोग में लाया जा सकता है? चेहरे की ढाल बनाना, गॉगल्स बनाना। तो सैनिक दलों की मदद के लिए इस मटेरियल का, इस ट्रांसपेरेंट सिरामिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली खबर में हम बात करेंगे लो कार्बन ईंटों की, यानी कि कम कार्बन ईंटें जो कि बनाई गई हैं CND वेस्ट द्वारा, यानी कि कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट जो उत्पन्न होता है उससे बनाई गई हैं लो कार्बन ईंटें, और ये बनाई है IISc बैंगलोर द्वारा। सो लो कार्बन ईंटें क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि इन्हें बनाने में भी किसी उच्चतम तापमान की आवश्यकता नहीं है, साथ ही ना ही किसी सीमेंट या किसी और चीज़ की आवश्यकता है। जैसे कि हम पहले परंपरागत रूप से हम जिन ईंटों या ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते थे उनके बनाने के लिए हमें तापमान की ज़रूरत पड़ती थी और साथ ही साथ हमें खनन करना पड़ता था कच्चे माल का। तो कच्चे माल का खनन करना और साथ ही साथ अगर आप ये भी ध्यान रखें, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट हमारे देश में बहुत है। कम से कम 70 से 100 मिलियन टन प्रति वर्ष हम CND यानी कि निर्माण और विध्वंस वेस्ट हमारे देश में होता है। अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं लो कार्बन ईंटें। और जैसे मैंने कहा कि ईंटें बनाने के लिए हमें खनन करना पड़ता है कच्चे माल का, अब हम उस चीज़ को भी रोक सकते हैं, उसका खनन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब हम इस वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और इन ईंटों के बनाने में ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया गया और इन्हें बनाया गया, अब ध्यान रखने वाली बात है, इन्हें बनाया गया फ्लाई ऐश और फर्नेस स्लैग के उपयोग से, और साथ ही साथ यूज़ किया गया एक अल्कली बाइंडर यानी कि क्षार सक्रिय बाइंडर यानी कि अल्कली एक्टिवेटर बाइंडर का इस्तेमाल किया गया। किसके साथ? फ्लाई ऐश और फर्नेस स्लैग के साथ। फर्नेस स्लैग और फ्लाई ऐश साथ में इस्तेमाल किया गया, अल्कली बाइंडर, और इन्हें सही मात्रा में, सही अनुपात में इनका इस्तेमाल किया गया। एक सही रेशो में मिक्सिंग करने के बाद इन ईंटों का उत्पादन किया गया और इसके बाद इंजीनियरिंग विशेषज्ञों ने इसकी गुणवत्ता को भी समझा है और इसकी गुणवत्ता की जांच की गई है। तो ये लो कार्बन ईंटें आने वाले समय में बहुत मदद करेंगी, जहां हम वेस्ट से भी, CND वेस्ट से भी निजात पा पाएंगे और हम ऊर्जा का इस्तेमाल भी कम कर पाएंगे। और इसके लिए अब एक स्टार्टअप को भी विकसित किया जा रहा है, जिसका पंजीकरण किया जा रहा है और आने वाले 6-9 महीनों में शायद हम इन लो कार्बन ईंटों को अपने बाज़ारों में देख पाएँ। तो लो कार्बन ईंटें क्या हैं, कैसे बनती हैं, इस बारे में आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इन्हें बनाया गया है फ्लाई ऐश और फर्नेस स्लैग के साथ, जिनके साथ एक अल्कली बाइंडर का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है और सही अनुपात में होने के बाद इनकी गुणवत्ता को चेक भी किया गया है, इनकी गुणवत्ता की जाँच की गई है। तो इस सप्ताह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।